अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आराध्य और रुद्राक्षी दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा था। 2 घंटे हो चुके थे, अब सबकी हालत खराब थी। अगर दोनों को कुछ हो गया तो क्या जवाब देंगे सब घर वालों को। तब तक अंकुर का फ़ोन बजा तो जल्दी से उसने उठाकर हेलो बोला। उधर से कुछ कहा गया तो वो नॉर्मल हुआ। सब लोग उसी को देख रहे थे। उसने फ़ोन रखा तो सब जल्दी से उसके पास आ गए। अंकुर ने सबकी तरफ देखा, फिर बोला दोनों मिल गए और अब ठीक हैं। राधिका बोली थैंक यू महादेव, अब कभी राफ्टिंग या बोटिंग भी नहीं करूँगी। सोनी बोली कहाँ है दोनों। अंकुर बोला होटल चलो, दोनों वहीं आएंगे। तो सब लोग जल्दी से होटल के लिए निकल गए। इधर आराध्य तो सही सलामत था, लेकिन रुद्राक्षी अभी भी बेहोश थी क्योंकि पानी में ज़्यादा देर रहने से प्रॉब्लम हो गई थी। आराध्य उसे लेकर सीधे हॉस्पिटल चला गया। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया और कुछ दवाइयाँ भी साथ में खाने को दे दिया और आराम करने को बोला। तो आराध्य उसे लेकर होटल के लिए निकल गया। कुछ देर बाद वो होटल पहुंचा और उसे गोद में लेकर गाड़ी से बाहर निकला तो सब लोग बाहर ही थे। सब दौड़कर उसके पास आए। अंकुर आराध्य को देखकर क्या हुआ इसे, ये ठीक तो है ना। आराध्य बोला अंदर चलो। तो सब लोग उसके पीछे पीछे अंदर आए। आराध्य रूम में जाकर उसे अच्छे से लेटाते हुए बोला राधिका इसके कपड़े चेंज कर दो, और सबको लेकर बाहर आ गया। अंकुर बोला आराध्य हुआ क्या है उसे, और तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे। आराध्य बोला कुछ नहीं, बस बेहोश और कुछ देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है और दवा। सोनी को पकड़ाते हुए बोला ये लो दवा, उसे होश में आने के बाद खिला देना, बोलकर अपने रूम में चला गया। राधिका ने उसके कपड़े बदले और वहीं बैठ गई और उसके होश में आने का इंतजार करने लगी। बाकी सब लोग भी आकर उसके बगल में ही आसपास बैठ गए। बस आराध्य अपने रूम में था। उसे अब खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ऐसे कैसे कर सकता है। अगर आज उसे कुछ हो गया होता तो क्या करता वो। अपनी जिद और गुस्से में वो सब कुछ भूल चुका था। वो गुस्से में यहाँ से वहाँ टहल रहा था। अभय ढूंढते हुए उसे अंदर आया और उसे गुस्से में देखा तो उसके पास आकर बोला आराध्य क्या हुआ भाई, अब तो सब ठीक है। चलो रुद्राक्षी को होश आ गया, और पता है तुम्हें सबसे पहले उसने किसे पूछा। आराध्य ने उसकी तरफ देखा तो अभय उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला तुझे, और जब तक उसे कन्फर्म नहीं हुआ कि तू ठीक है तब तक वो परेशान रही। आराध्य ने एक गहरी सांस लिया और बेड पर बैठते हुए बोला सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं ऐसे जाता और ना ही वो मेरे पीछे आती और ना ही वो बेहोश होती। अभय बोला आराध्य क्या बोल रहे हो, जो होना था सो हो गया यार। अब चलो, वो तुम्हें ढूंढ रही है, कितनी बार पूछ चुकी है। और एक तुम हो जो तब से पता नहीं क्या लगा कर बैठे हो। आराध्य बोला मैं नहीं जाने वाला, तुम जाओ। यहाँ सब रुद्राक्षी को घेर कर बैठे थे। उसको होश आ चुका था और सब बारी बारी से उसे सुनाए जा रहे थे और वो आज बस सर झुकाकर सबकी सुन रही थी। लेकिन उसका दिल दिमाग कहीं और घूम रहा था। लेकिन फिलहाल वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अंकुर बोला यार तुमसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। चाचा चाची को क्या जवाब देता मैं, सोचा है कभी क्या हाल होता उनका। राधिका बोली अभी फ़ोन लगाओ उनको, मुझे अब सब कुछ बताना है, वही इसकी अक्ल ठिकाने लगाएंगे। जो दिमाग खराब हुआ है ना सब ठीक हो जाएगा। रुद्राक्षी सर पर हाथ रख कर बोली यार कोई दवा दे दो, सर दर्द कर रहा है। सोनी जल्दी से उसे दवा देकर बोली अंकुर बाहर चलिए, और सब लोग बाहर चलो, आज का कोटा खत्म, अब कल से डांट लीजिएगा जिसको भी डांटना होगा। अंकुर बोला सब पता है मुझे तुम्हारे ये बहाने, लेकिन बस आज आराम कर लो, कल तो कॉल करके रहूँगा मैं, बोलकर बाहर चला गया। और उसके बाद सब बारी बारी से बाहर चले गए। रुद्राक्षी भी लेट गई। सोनी भी सबके साथ ही बाहर चली गई। राधिका उसके साथ ही बैठी थी। फिर बोली मीठी तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या करते हम सब। और किसी के बारे में ना सही, काकी और काका के बारे में तो सोचा होता। रुद्राक्षी बोली सॉरी यार, उस समय सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कुछ समझ नहीं आया। राधिका बोली ठीक है आराम कर, मैं यहीं पर हूँ। रुद्राक्षी ने बोलकर आंखें बंद कर लिया। इधर आराध्य के रूम में अभय के कितना समझाने के बाद भी आराध्य रुद्राक्षी से मिलने नहीं आया और ना ही अपने रूम से बाहर निकला। वो आज जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद को मान रहा था। दूसरे दिन सुबह सब जल्दी उठे। अब रुद्राक्षी भी कुछ ठीक थी, लेकिन आज उसे सब होटल में आराम करने को बोल अकेले जाने वाले थे। बारी बारी से सब उससे मिलकर और ढेर सारा समझा कर निकल गए। रुद्राक्षी अकेली थी तो काफ़ी देर से बैठे बैठे अब बोर हो रही थी, तो फ़ोन निकाला और उसमें इधर उधर कुछ करने लगी। कुछ देर बाद उसका दरवाज़ा नॉक हुआ तो उसका ध्यान उधर गया। सामने देखा तो आराध्य जूस लेकर अंदर आया और उसके टेबल पर रखते हुए बोला ठीक तो हो, कोई दिक्कत तो नहीं।
रुद्राक्षी ने उसे देखा लेकिन बोला कुछ नहीं। आराध्य उसके बगल में बैठते हुए बोला, सॉरी, मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई, मैं सोच रहा हूँ। रुद्राक्षी अब उसे ध्यान से देख रही थी, आखिर ये क्या बोलने वाला है। फिर कुछ देर तक कुछ सोचने के बाद आराध्य बोला कि मैं वापस चला जाऊँ। रुद्राक्षी आंखें बंद करके बोली, जो तुम्हारी मर्जी, ना मैंने आने के लिए बोला था और अब ना ही जाने के लिए। आराध्य बोला, मेरी वजह से मैं नहीं चाहता था कि अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मेरा चले जाना ही सही होगा। रुद्राक्षी ने अपना फ़ोन उठाया और वापस से उसमें कुछ करने लगी। आराध्य ने उसे देखा तो वो फ़ोन में बिजी थी, तो उठते हुए बोला, ठीक है, मैं शाम को निकल जाता हूँ। रुद्राक्षी बोली, ये बात सब आ जाएंगे तो उन्हें बता देना, मैं किसी से कुछ नहीं बोलने वाली, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत करना। आराध्य बोला, लेकिन मेरी फ़्लाइट है और मुझे पता भी नहीं सब लोग कब तक आएंगे, इसलिए। रुद्राक्षी बोली, तो मैं क्या करूँ, और ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आराध्य बोला, यार तुम। रुद्राक्षी, बोलो क्या मैं। आराध्य बोला, बोलना ही बेकार है। रुद्राक्षी बोली, तो क्यों बोल रहे हो, जाओ अपना काम करो। आराध्य उसके सामने बैठते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तो बचाया क्यों। रुद्राक्षी बोली, कोई भी रहता तो मैं वही करती, तुम कोई स्पेशल नहीं हो जो तुम्हें एक्स्ट्रा बचाया। आराध्य बोला, ठीक है, यही बात मेरी आंखों में देखकर बोलो कि मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। रुद्राक्षी फिर से अपने फ़ोन में देखते हुए बोली, क्यों, तुम्हारी आंखों में कुछ स्पेशल है जो स्पेशल दिखता है। आराध्य घूरते हुए उसका फ़ोन छीन कर बोला, बात कर रहा हूँ ना। रुद्राक्षी बोली, फ़ोन दो। आराध्य बोला, और अगर नहीं दूँ तो। रुद्राक्षी बोली, ठीक है, रखे रहो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। आराध्य बोला, हद होती है यार, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती हो। रुद्राक्षी अब लेटते हुए बोली, ठीक है, बाहर जाते हुए दरवाज़ा अच्छे से बंद कर देना, अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। आराध्य उसको उठाते हुए बोला, मेरी बात खत्म नहीं हुई है जो तुम्हें नींद आ रही है। रुद्राक्षी बोली, अरे यार जाओ ना। आराध्य उसे उठाकर बैठाते हुए बोला, मिठी, आज ना तुम एक बात क्लियर कर दो, आखिर चाहती क्या हो यार, मैं तुम्हें मना कर थक गया हूँ, और एक तुम हो। फिर उसे देख कर बोला, क्या सच में तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती। रुद्राक्षी ने उसे देखा, फिर अपना फ़ोन लेते हुए बोली, हो गया तो जा सकते हो, मुझे सच में बहुत तेज़ नींद आ रही है। आराध्य गुस्से में उठते हुए बोला, ठीक है, आज के बाद। रुद्राक्षी बीच में ही बोली, कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे, यही ना, आराम से जाओ और अपनी बात पर कायम रहना। मुझे वैसे भी तुम्हारी शक्ल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इतने भी स्मार्ट नहीं हो कि मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। आराध्य बोला, बिल्कुल नहीं, अब मैं तुमसे कभी कोई रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, अब जो भी करोगी तुम खुद करोगी, वो भी सामने से। रुद्राक्षी बोली, सपने अच्छे हैं लेकिन शायद कभी पूरे ना हों, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आराध्य जूस का ग्लास उसे पकड़ाते हुए बोला, सपने मैं अच्छे ही देखता हूँ, और एक बात, और उसे पूरे भी ज़रूर करता हूँ, इसलिए अब अपनी चिंता करो, मेरी नहीं, समझी। और उसके नाक को टच करके बोला, सारा पी जाना, दुश्मनी बराबरी का होना चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आता है, और कल घूमने जाने के लिए भी तैयार रहना, नहीं तो फिर हार मानकर मेरे पास आ जाना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। रुद्राक्षी बोली, देखते हैं कौन हार मानता है और कौन हारता है, क्योंकि रुद्राक्षी को कोई हरा सके आज तक पैदा नहीं हुआ है। आराध्य जाते हुए बोला, वो तो वक्त बिताएगा। फिर उसकी तरफ घूमकर बोला, अपना ध्यान रखना, क्योंकि अभी तो साथ में बहुत कुछ करना है, और अपनी एक आंख दबाकर बाहर निकल गया। रुद्राक्षी ने हल्के से हंसते हुए जूस पिया और फ़ोन लेकर अंकुर को कॉल किया। सब कुछ सही है तो फिर महादेव को याद करके लेट गई। आराध्य बाहर आया तो दिशा से टकरा गया। दिशा बोली, वो अच्छा, तो तुम भी यहीं पर हो, मैंने तो सोचा तुम सबके साथ चले गए होगे। आराध्य उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके दूसरी तरफ चला गया। दिशा खुद से बोली, अजीब बंदा है यार, पिघलता ही नहीं है। शाम को सब लोग होटल वापस आ गए। रुद्राक्षी भी अब मैक्सिमम ठीक हो चुकी थी, तो कल सबका घूमने का प्लान था। अभय रूम में आया तो आराध्य काफ़ी खुश दिख रहा था। अभय बोला, क्या हुआ भाई, सुबह तक तो काफ़ी डिप्रेस्ड थे और अब तो काफ़ी खुश दिख रहे हो, आखिर ऐसी भी क्या बात है। आराध्य बोला, कुछ नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर टहल कर आ रहा हूँ, और बाहर निकल गया। पीछे से अभय बोला, आराध्य रुक तो यार, लेकिन तब तक आराध्य निकल चुका था, तो अभय भी अब बाथरूम में चला गया। आराध्य बाहर आया तो उसे अंकुर मिल गया, तो उससे बात करने लगा। अंकुर को भी आज बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि आराध्य सामने से आकर उससे कभी भी, वो भी इतने प्यार से, तो बिल्कुल भी बात नहीं करता था, हमेशा उससे चिढ़ा हुआ रहता था। तो अब क्या हुआ है जो ऐसे बात कर रहा है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उसकी बातों का हाँ और ना में जवाब दे रहा था। आराध्य बोला, तो क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं। अंकुर बोला, क्या, अभी अभी क्या कहा तुमने। आराध्य बोला, क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं।
अंकुर उसका हाथ पकड़कर बोला, बिल्कुल भाई, आज से हम फ्रेंड। फिर दोनों ने साथ में काफ़ी पिया और आराध्य अपने रूम में चला गया। अंकुर आकर रुद्राक्षी से मिला और कुछ देर उससे बात करके वो भी अपने रूम में चला गया। रुद्राक्षी और सोनी आज अपने में ही बिजी थे। रुद्राक्षी दोनों को देखते हुए बोली, हद होती है यार, मैं भी यहाँ पर हूँ और तुम दोनों अपने में ही लगी हुई हो। सोनी बोली, राधिका बोल दे तू, मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। रुद्राक्षी बोली, यार अब मैंने क्या किया जो तुम गुस्सा हो? कुछ बोलोगी तभी ना मुझे कुछ भी पता चलेगा। सोनी बोली, वो तो तुम्हें अच्छे से पता होगा, इसलिए अब मुझसे बात मत करना, और बाहर चली गई। रुद्राक्षी ने राधिका को देखा तो वो बोली, अब इसमें मैं क्या करूँ, ये तुम दोनों का मैटर है तो खुद ही सॉल्व करो, मैं कुछ नहीं कर सकती। रुद्राक्षी बोली, हद होती है यार, कल से बस मुझे ही सुनाए जा रहे हैं जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया है। राधिका उसके पास बैठते हुए बोली, यार बोल क्यों नहीं देती हो, फालतू में तुम दोनों लड़ रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है। हम सब जानते हैं कि वो तुमसे कितना प्यार करता है और तुम भी, फिर भी। रुद्राक्षी बोली, अभी सही टाइम नहीं आया है, जिस दिन आ जाएगा बोल दूंगी, खुश। सोनी दरवाजे से अंदर आते हुए बोली, अब क्या हो रहा है? राधिका बोली, तेरे शादी की प्लानिंग। सोनी ने उसे गुस्से से घूरा और अपना फ़ोन लेकर बाहर जाने लगी। रुद्राक्षी बोली, अरे यार रुक जाना, और ये सब कब से सीख लिया तुमने? सोनी बोली, जब से तुम लोगों ने मुझसे बात छुपानी शुरू किया है तब से, और बिना कुछ सुने बाहर निकल गई। राधिका ने रुद्राक्षी को देखा, फिर दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, मामला काफ़ी गर्म है। रुद्राक्षी बोली, रुक जाओ, अभी मना लेंगे। कुछ देर में सब साथ में बाहर डिनर करने आए तो सब अपने में बातें कर रहे थे। रुद्राक्षी ने सबको देखा, फिर खाना खाते हुए बोली, राधिका यार मुझे क्या लग रहा है, कल हमें अकेले अकेले चलना चाहिए, तेरा क्या आइडिया है? राधिका बोली, नहीं नहीं तो अकेले क्यों चलना, साथ में चलते हैं ना। रुद्राक्षी बोली, नहीं, सब अलग अलग चलेंगे, किसको किसके साथ चलना है ये सब लोग डिसाइड कर लो, क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे टीम दिख रही है। आराध्य बोला, मैं बता रहा हूँ, अब है राधिका, सोनी, मिंटू, मैं और तुम और अंकुर, तुम किसी के साथ एडजस्ट कर लेना। अंकुर बोला, क्यों भाई, मैं और मीठी साथ चलेंगे, तुम किसी और के साथ एडजस्ट कर लेना। आराध्य बोला, नहीं, एक बार हो गया तो हो गया। उन दोनों का बहस जारी था। रुद्राक्षी ने खाना खाया और बिना किसी की तरफ देखे अपने रूम की तरफ निकल गई। कुछ देर बाद राधिका बोली, अरे यार शांत रहो, तुम दोनों को भिड़ा कर वो निकल गई, और एक तुम लोग हो जो फालतू में बिना बात के लड़े जा रहे हो, इतने बड़े हो गए हो, कुछ तो शर्म करो। सब लोगों ने सामने देखा तो रुद्राक्षी गायब थी। अंकुर आराध्य को देखकर बोला, देखा, हम दोनों के मज़े ले रही थी और हम दोनों ने भी उसे भरपूर मज़े दिए। आराध्य बोला, अच्छा चलो ठीक है, अगली बार उसकी बारी। अंकुर बोला, भाई वो नहीं फंसने वाली है। आराध्य बोला, चैलेंज दे रहे हो, अगर फंसा दिया तो? फिर सबके तरफ देखकर बोला, लेकिन यहाँ की कोई भी बात लीक नहीं होनी चाहिए। सब ने हामी भर दिया और खाना खाकर उठने लगे तो रुद्राक्षी आते हुए बोली, यार मेरा फ़ोन किसी ने देखा क्या? सब लोग इधर उधर देखने लगे तो अपने चेयर से फ़ोन उठाते हुए बोली, यहीं पड़ी है, मैं रूम में ढूंढ रही हूँ। फिर सबकी तरफ देखकर बोली, ओके बाय, गुड नाइट, और वापस से अपने रूम में चली गई। राधिका बोली, यार मैंने तो सोचा सुन लिया है कि हम सब मिलकर उसे फंसाने की सोच रहे हैं, लेकिन बच गए। सोनी बोली, वो तो कल पता चलेगा, बाकी अभी से खुश होने की ज़रूरत नहीं है, चलो अब मुझे नींद आ रही है। तो सब बारी बारी अपने रूम में चले गए। दूसरे दिन सुबह रुद्राक्षी सबसे पहले ही तैयार हो गई तो राधिका उठते हुए बोली, मीठी यार इतना जल्दी कहाँ जा रही है, अभी तो जाने में टाइम है। रुद्राक्षी बोली, मुझे एक छोटा सा काम है, उसे कर लेती हूँ, तुम सब तैयार होकर कॉल करना, मैं आ जाऊँगी, बोलकर जाने लगी। राधिका बोली, लेकिन यार, तब तक वो दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। सब लोग तैयार होकर रुद्राक्षी का वेट कर रहे थे, लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। आराध्य खुद से बोला, आखिर वो गई कहाँ है, यहाँ उसको क्या काम? फिर अंकुर की तरफ देखते हुए बोला, अंकुर तुम्हें पता है मीठी कहाँ गई है? अंकुर बोला, नहीं यार, आज उसने मुझे भी नहीं बताया कहाँ गई है, मैं भी तो उसे कब से फ़ोन लगा रहा हूँ, लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा है। राधिका आते हुए बोली, चलो सब लोग, वो वहीं मिलेगी। आराध्य बोला, कहाँ मिलेगी? राधिका बोली, देहरादून, उसे कुछ काम था तो वह पहले ही निकल गई, अब हमें और लेट नहीं करना चाहिए। अंकुर बोला, चलो भाई सब लोग देखते हैं वहाँ क्या कर रही है। तो सब लोग आकर बस में बैठ गए। रुद्राक्षी देहरादून काफ़ी पहले ही पहुँच चुकी थी और सामने एक पत्थर पर बैठते हुए सामने देखकर बोली, यहाँ की सारी गंदगी साफ हो गया दुबे जी, या फिर अभी और कुछ बाकी है? दुबे जी हाथ जोड़कर बोले, सब साफ हो गया बेटा जी, थैंक यू यहाँ आने के लिए, नहीं तो आज हमारी इज्जत चली जाती।
रुद्राक्षी उनका हाथ पकड़कर बोली, ऐसे कैसे आपकी इज्जत चली जाती और मैं नहीं आती? जब महादेव का आदेश है तो आती क्यों नहीं? और वो सिर्फ आपकी इज्जत नहीं, वो हम सब की इज्जत है, पूरे देश की इज्जत है। इसलिए अब आप आराम से जाइए, मुझे भी अब चलना होगा क्योंकि सब आते ही होंगे। तो दुबे जी 2 लोगों के साथ वहाँ से निकल गए। 1 घंटे के बाद सब लोग भी वहीं आ गए। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच सब कुछ काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। अंकुर उसके पास आते हुए बोला, यार तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता भी है हम लोग कितना परेशान हो गए थे। रुद्राक्षी बोली, क्यों? इतना परेशान क्यों हो गए थे? कौन सा मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड चुरा कर ले आई थी? अंकुर बोला, सच में यार, तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हें बहुत झेलना पड़ेगा बेचारा। रुद्राक्षी ने सामने देखा तो आराध्य उसे ही देख रहा था। फिर अंकुर की तरफ देखते हुए बोली, उसकी चिंता तुम मत करो, वो मुझे झेल लेगा, भरोसा है मुझे उसके कैपेसिटी पर, तुम अपनी चिंता करो। राधिका बोली, अच्छा चलो, मुझे वहाँ जाना है। अभय उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। रुद्राक्षी थोड़ा तेज आवाज़ में बोली, हाथ ध्यान से पकड़ना, कहीं छूटे ना, वरना छूट गया तो फिर इन वादियों में बस आवाज़ें ही गूंजेंगी। अभय ने सुना तो जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। रुद्राक्षी बोली, अरे अरे अभय बाबू, आराम से, इतना जल्दी छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? आराध्य रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए बोला, अभय आज ऐसा पकड़ना कि लाइफ में कभी छूट ना पाए। और रुद्राक्षी के पास आकर बोला, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत खास होती है ना मीठी? रुद्राक्षी बोली, शायद। आराध्य बोला, शायद? अंकुर बोला, ये सब मीठी को नहीं पता, तुम ये सब मुझसे पूछ लो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। आराध्य बोला, इतना अच्छे से जानते हो तुम मीठी को? अंकुर बोला, बिल्कुल। आखिर हम बोलते बोलते रुक गया क्योंकि रुद्राक्षी ने उसके पैर पर अपना पैर रख दिया था। अंकुर बोला, मीठी अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुद्राक्षी बोली, पहले पकड़ कर तो दिखाओ। आराध्य जल्दी से उसका हाथ पकड़ कर बोला, भागना नहीं है, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, इसलिए भागम दौड़ी नहीं करोगी। अंकुर बोला, वाह भाई क्या बात है। रुद्राक्षी ने उसे घूरा तो वो वहाँ से जाते हुए बोला, मैं चलता हूँ, तुम दोनों अपना देख लो, जब देखो तब बीच में हम सबको फंसा देते हो। अब सब गायब हो चुके थे, बस रुद्राक्षी और आराध्य ही बचे थे। रुद्राक्षी अब अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए वहीं पत्थर पर बैठ गई। आराध्य भी उसके पास ही बैठते हुए बोला, काफ़ी खूबसूरत है ना सब कुछ? रुद्राक्षी सामने देखते हुए बोली, आराध्य बोला, तो यहाँ क्या कर रही थी, वो भी अकेले? रुद्राक्षी ने उसकी तरफ देखा तो वो उसे ही देख रहा था। फिर सामने देखते हुए बोली, कुछ काम अकेले ही करना पड़ता है और ये काम भी अकेले ही करना था, इसलिए आना पड़ा। आराध्य बोला, ऐसा भी क्या काम था जो तुम्हें अकेले करना था? रुद्राक्षी बोली, चलो आओ, यहाँ से सब कुछ एकदम परफेक्ट दिखेगा, और उठकर खड़ी हो गई। आराध्य समझ गया कि अब वो आगे नहीं बताना चाहती, इसलिए वो भी उठकर उसके साथ ही चल दिया। आराध्य उसे देखते हुए चल रहा था लेकिन बोल कुछ भी नहीं रहा था। रुद्राक्षी काफ़ी देर से देखते देखते जब थक गई तो उसके सामने आकर रुकते हुए बोली, बोलो क्या बात है जो कब से घूर रहे हो? आराध्य दूसरी तरफ देखते हुए बोला, अब मैं सामने देख भी नहीं सकता। रुद्राक्षी उसे घूरते हुए बोली, ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करो, समझे? आराध्य ने देखा अगल बगल कोई नहीं है तो उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींचते हुए बोला, अच्छा इतना जानने लगी हो मुझे, तो एक्सेप्ट कर लो यू लव में। रुद्राक्षी उसका हाथ हटाते हुए बोली, सपने, वो भी दिन में, अच्छी बात नहीं होती है। आराध्य उस पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, हर सपने को हकीकत करने की ख्वाहिश रखता हूँ, अगर तुम साथ हो तो। रुद्राक्षी ने उसकी तरफ देखा तो वो बहुत प्यार से उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में देखते हुए रुद्राक्षी कब उसके करीब, एकदम करीब पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। दोनों अभी एक दूसरे में ही खोए हुए थे कि अंकुर ने दूर से ही आवाज़ दिया, मीठी मीठी। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों होश में आए और रुद्राक्षी जल्दी से दूर होकर आगे चलने लगी। आराध्य पीछे पीछे आते हुए बोला, मीठी आराम से, चलो गिर जाओगी। रुद्राक्षी बोली, ठीक है, तो तुम मुझे संभाल लेना। आराध्य बोला, क्या क्या कहा तुमने, ज़रा फिर से बोलना तो। शायद मैंने सुना नहीं जो तुमने बोला। और फिर जल्दी से उसके पास आकर बोला, मीठी क्या बोला, ज़रा फिर से बोलना। रुद्राक्षी बोली, यार लेट हो रहा है, चलो सब वेट कर रहे होंगे। मिंटू उधर से चिल्लाया, मीठी इधर आओ, देखो ये कब से मुझसे लड़ रही है। आराध्य ने उसे गुस्से से घूरा और खुद से बोला, ये सब मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, जब देखो तब मेरे लाइफ के विलेन बने रहते हैं। एक तो कैसे कैसे थोड़ा बहुत पटाता हूँ, तब तक बीच में आकर टपक जाते हैं। रुद्राक्षी मिंटू के पास जाकर बोली, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मिंटू बोला, यार देख रही हो इसका, ये कब से मुझे परेशान करके रखी है कि तुम्हारा और आराध्य का कुछ चल रहा है और मैं इसे नहीं बता रहा हूँ। रुद्राक्षी ने एक नज़र दोनों को घूरा और वापस जाने को मुड़ी कि उसका पैर फिसल गया।
सबकी तो एक सेकंड के लिए जान ही अटक गई, लेकिन जैसे ही सामने देखा तो आराध्य उसे कसकर पकड़ा हुआ था। कुछ दिन तक सब घूमने और मस्ती करने के बाद अब वापस से जाने की प्लानिंग कर रहे थे। बीच बीच में दिशा आकर आराध्य को परेशान कर दे रही थी। बाकी सब आराम से ही वैसे चल रहा था। रुद्राक्षी जिस काम से आई थी उसका वो काम क्लियर हो चुका था। रात को सबकी फ्लाइट थी, क्योंकि अब सबको जाने की जल्दी थी। आराध्य अब जाकर जल्दी से अपने पापा का बिजनेस हैंडल करने को सोच रहा था। रुद्राक्षी की तरफ से अभी भी आराध्य को कोई क्लियर हाँ नहीं मिला था, इसलिए वो पूरी तरह से अपना पूरा टाइम अपने बिजनेस और अपने करियर को देना चाह रहा था। सब लोग अपनी अपनी पैकिंग कर रहे थे। राधिका को अभय ने प्रपोज किया तो उसने भी हाँ बोल दिया। अब घर जाकर अभय उसके पापा और फैमिली से बात करने वाला था। दिशा कौन है, क्या है, अभी किसी को कुछ पता नहीं था, या फिर पता था तो भी अभी वो एक सीक्रेट थी जो समय के साथ सामने आने वाली थी। सोनी और मिंटू अभी भी पूरी तरह से कंफ्यूज थे कि आखिर रुद्राक्षी और आराध्य के बीच चल क्या रहा है, और अगर चल भी रहा है तो क्लियर क्यों नहीं है। कितनी बार पूछने के बाद भी उन्हें सब गोल गोल घुमा दिया था, जिससे वो अभी भी कंफ्यूज थे। सब अपना अपना सामान लेकर तैयार थे एयरपोर्ट जाने के लिए कि कहीं से भागते हुए दिशा भी उन्हीं के पास आ गई। दिशा बोली, हे रुद्राक्षी, क्या मैं तुम लोगों के साथ एयरपोर्ट चल सकती हूँ? रुद्राक्षी ने उसे देखा, फिर बोली, बिल्कुल चलो। तो वो आकर जल्दी से आराध्य के बगल में खड़ी हो गई। आराध्य जल्दी से दूसरी तरफ चला गया तो दिशा अंकुर को देखकर एक आंख दबा दी। अंकुर बाल में हाथ फेरकर दूसरी तरफ देखने लगा। सब बारी बारी से जाकर बस में बैठने लगे। आराध्य रुद्राक्षी के साथ बैठना चाहता था, लेकिन सिचुएशन देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा भी। उसने इधर उधर देखा तो आज शायद महादेव या फिर रुद्राक्षी खुद मेहरबान थी, इसलिए उसके बगल की सीट खाली थी, तो वो जल्दी से जाकर उसके बगल में बैठ गया। रुद्राक्षी ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर बाहर देखने लगी। आराध्य उसके थोड़ा नज़दीक जाकर बोला, ये मेरे लिए ही था ना, या फिर? रुद्राक्षी बाहर देखते हुए ही बोली, बैठ गए हो तो चुपचाप बैठे रहो, ज़्यादा बकवास की ज़रूरत नहीं है। आराध्य अच्छे से बैठते हुए बोला, यार तुम कभी प्यार से बात नहीं कर सकती हो क्या? रुद्राक्षी बोली, बिल्कुल नहीं, मैं जो हूँ वही रहूँगी। प्यार से बात करने वाली चाहिए तो कोई दूसरी देख लो। आराध्य कुछ सोचते हुए बोला, अब मेरी किस्मत में महादेव का धतूरा है तो फिर उसी से काम चलाना पड़ेगा ना। एप्पल कहाँ से लेकर आऊँ? रुद्राक्षी ने घूर कर उसे देखा तो आराध्य हंसते हुए बोला, यार मजाक कर रहा था, तुम हर बात पर इतना सीरियस क्यों हो जाती हो? कुछ देर में सब लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। आधे घंटे बाद की फ़्लाइट थी तो अंकुर सबके लिए कॉफ़ी लेते आया। सब ने कॉफ़ी पिया और तब तक फ़्लाइट का अनाउंस हो गया तो बारी बारी से सब अपने अपने सीट पर जाकर बैठ गए। इस बार भी रुद्राक्षी की सीट के बगल वाली सीट ही आराध्य की थी, तो खुश होकर जल्दी से जाकर बैठ गया। रुद्राक्षी भी बिना कुछ बोले अपने सीट पर बैठ गई। कुछ देर में फ़्लाइट का अनाउंस हुआ तो सब अपनी अपनी सीट बेल्ट लगाने लगे। आराध्य का हाथ रुद्राक्षी से टच हुआ, लेकिन उसने जल्दी से हटा लिया। 2 घंटे बाद सब वापस से बनारस आ चुके थे तो अपने अपने घर के लिए अलग अलग से कैब बुक किया। आराध्य ने अंकुर को गले लगाया और रुद्राक्षी को एक नज़र देखा तो वो दूसरी तरफ देख रही थी, तो सबको बाय बोलकर निकल गया। रुद्राक्षी अंकुर साथ में निकल गए और बाकी सब एक साथ। अंकुर बोला, यार तूने उसकी तरफ देखा भी नहीं, वो कब से तेरे देखने का इंतज़ार कर रहा था। रुद्राक्षी बोली, घर चलो, अम्मा इंतज़ार कर रही होंगी। अंकुर अब कुछ नहीं बोला। कुछ देर में रुद्राक्षी की गाड़ी आकर पाठक निवास के बाहर रुकी तो वो जल्दी से उतरकर अंदर आई और शालिनी जी के गले लग गई। शालिनी जी उसके सर पर हाथ रख कर बोली, कैसा है मेरा बच्चा, सब ठीक तो है ना? रुद्राक्षी उनसे थोड़ी दूर होकर बोली, आप खुद ही देख लीजिए, जैसे गई थी वैसे ही वापस आ गई। आराध्य अपने घर पहुंचा तो नंदिनी ने उसे कॉफ़ी दिया और हाल चाल पूछ कर उसे फ्रेश होकर नाश्ता करने को बोल दी, तो वो भी फ्रेश होने चला गया। कुछ देर में नीचे आया तो घर पर कोई नहीं था। पूछा तो पता चला पापा ऑफिस गए हैं और अविरल किसी इम्पोर्टेंट काम से दिल्ली गया है। आराध्य ने नाश्ता किया और नंदिनी जी से बोल दिया कि कल से वो भी ऑफिस जाना चाहता है, तो उन्होंने भी उसे जाने की परमिशन दे दिया, लेकिन आज आराम करने को बोला तो वो अपने रूम में चला गया। अभय ने अपने मम्मी पापा से बात किया तो उन्होंने राधिका के मम्मी पापा से मिलने को बोल दिया। शाम को संतोष जी घर आए तो शालिनी जी रुद्राक्षी को अपने हाथ से खाना खिला रही थी और वो यहाँ वहाँ की बातें बोल रही थी। संतोष जी बोले, अच्छा तो इसलिए घर इतना महक रहा है कि हमारे घर की जान आ गई है। रुद्राक्षी उनके पास जाकर बोली, बाबूजी कहाँ थे आप, मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। संतोष जी उसे गले लगाकर बोले, पता है तुम्हें कितना याद किया, तुम्हारी अम्मा ने सुबह से शाम तक बस एक ही नाम, मीठी ये मीठी वो।
अरे तुम्हारे नाम के चक्कर में तो एक दिन हमें खाना तक देना भूल गई और बोल दिया कितना खाते हो, अभी तो दिया था। रुद्राक्षी उनसे दूर होते हुए बोली, अम्मा क्या ये सच है? आप सच में भूल गई थी बाबूजी को? शालिनी जी बोली, तुम आकर खाना खाओ, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। और आपको आते ही शिकायत शुरू हो गई आपकी। संतोष जी बोले, देखा बेटी, तुम्हारे सामने मुझे इतना सुना रही हैं तो सोचो तुम्हारे ना होने पर क्या क्या किया होगा मेरे साथ। शालिनी जी बोली, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं आप अपनी बेटी को देखकर? भूलिए मत, मेरे साथ ही रहना है, आपकी बेटी हमेशा साथ नहीं रहने वाली, समझे? संतोष जी बोले, देखा बेटी, तुम्हारी अम्मा तो अब धमकी देना भी सीख गई हैं, सोचो आगे क्या क्या कर सकती हैं। रुद्राक्षी बोली, अम्मा बाबूजी ये क्या है? आप दोनों का ऐसा पहले तो नहीं था, तो अब कहाँ से सीखा आप दोनों ने ऐसा करना? संतोष जी शालिनी जी की तरफ देखे तो शालिनी जी बोली, चलिए अब जवाब दीजिए। संतोष जी रुद्राक्षी को अपने पास बुलाते हुए बोले, मीठी ये सब छोड़ो, इधर आओ, मुझे बताओ कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? एंजॉय तो किया ना? और अगर इसमें तुम्हें कोई पसंद भी आ गया हो तो भी तुम अपने बाबूजी को बता सकती हो, क्योंकि हम पुराने सोच वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। अपने बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, क्यों शालिनी जी? शालिनी कभी संतोष जी को देखती तो कभी रुद्राक्षी को, जो कमर पर हाथ रख के अपने बाबूजी को गुस्से से देखे जा रही थी। शालिनी जी बोली, आप दोनों अपना अपना देख लो, मुझे इन सब में बिल्कुल नहीं पड़ना है। संतोष जी ने रुद्राक्षी को देखा तो वो गुस्से से उन्हें ही देख रही थी। संतोष जी अब उसको अपने पास बैठाते हुए बोले, देखो बेटा, तुम्हारा गुस्सा अपने जगह सही है, लेकिन हमारी भी तो कुछ इच्छा है। तुम्हें जो करना है करने के लिए आज़ाद हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन हम चाहते हैं अब तुम्हारी शादी हो जाए। कम से कम एक बार ठंडे दिमाग से सोचो तो। और अगर तुम्हारे नज़र में कोई लड़का है तो बता दो, हम उसकी फैमिली से बात कर लेंगे। रुद्राक्षी अब शांति से बोली, नहीं भाऊजी, ऐसी कोई बात नहीं है। संतोष जी बोले, तो हम तुम्हारी तरफ से हाँ समझें? रुद्राक्षी बोली, बाबूजी आपको इतनी जल्दी क्यों है? क्या यही कीमत है मेरी? संतोष जी बोले, नहीं बच्चा, तुम तो जान हो हम दोनों की, लेकिन हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं अपने आँखों के सामने। क्या हमारी खुशी के लिए इतना नहीं करोगी? रुद्राक्षी आंखें बंद करके बोली, ठीक है, जैसा आप चाहे कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलकर अपने रूम में चली गई। अंकुर ने सुना तो उनके पास आकर बोला, चाचा आप ये सब अचानक, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। संतोष जी बोले, अचानक कुछ नहीं हुआ है, ये सब कई दिन से सोच रहा था, लेकिन मीठी से कहने की हिम्मत नहीं हुई। आज उसे खुश देखा तो बोल दिया। अंकुर बोला, लेकिन चाचा लड़का कौन है? क्या मीठी जानती है उसे? संतोष जी बोले, बिल्कुल, नंदिनी भाभी ने आराध्य के लिए मीठी का रिश्ता मांगा तो हमने सोचा एक बार मीठी से पूछ लिया जाए, फिर उन्हें हाँ या ना जो भी बोला हो बोलना जाए। अंकुर उनके गले लगते हुए बोला, वाह चाचा, आपने तो आज मेरा दिल जीत लिया, लेकिन हम ये सब मीठी को नहीं बताएंगे, उसके लिए ये सरप्राइज़ रहेगा। संतोष जी बोले, क्यों, क्या मीठी भी पसंद करती है आराध्य को? अंकुर बोला, वो सब मुझे नहीं पता, बस आप ये सब उसे नहीं बताएंगे। संतोष जी बोले, ठीक है, लेकिन बाद में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंकुर बोला, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। इधर रुद्राक्षी अपने रूम में आकर इधर से उधर टहल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या न करे। बोल तो दिया है, लेकिन ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर लेगी? 2-3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी भी रुद्राक्षी को ये मालूम नहीं था कि उसके रिश्ते की बात आराध्य से ही चल रही है। अंकुर और बाकी सबको पता चल चुका था। सब खुश थे कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। रुद्राक्षी पूछना तो चाह रही थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसी से कुछ भी पूछे। इधर आराध्य को भी पता नहीं था कि उसकी और रुद्राक्षी की शादी की बात चल रही है, क्योंकि वो भी अब ऑफिस के कामों में बिजी हो गया था। संतोष, शालिनी, बलदेव और नंदिनी चारों लोग सुबह सुबह गंगा आरती गए। उसके बाद महादेव के दर्शन करने के बाद महापंडित जी से दोनों की कुंडली दिखाई तो उन्होंने 1 महीने बाद का शुभ मुहूर्त बता दिया। उसके पहले दोनों को साथ में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना अनिवार्य है, तो सब लोग मान गए और आशीर्वाद लेकर अपने अपने घर के लिए निकल गए। आज आराध्य को अंकुर ने किसी काम के लिए घर बुलाया था, तो सुबह जल्दी जल्दी वो अंदर आ रहा था और रुद्राक्षी किसी काम से बाहर जा रही थी कि अचानक से दरवाजे पर दोनों टकरा गए। आराध्य ने देखा तो जल्दी से उसे गिरने से पहले पकड़ लिया और रुद्राक्षी आंखें बंद कर उसे कसकर पकड़ी हुई थी। 2 मिनट बाद जब उसे लगा कि वो नहीं गिरी है तो आंखें खोलकर सामने देखा तो आराध्य उसे पकड़कर खड़ा था और प्यार से उसे ही देखे जा रहा था। रुद्राक्षी जल्दी से खड़ा होते हुए बाहर जाने लगी। आराध्य उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, क्या बात है, ना हाय ना हेलो। अरे यार, इतने दिन बाद मिले हैं, कम से कम कुछ तो बोलो, कुछ नहीं तो कम से कम हाल चाल ही पूछ लो।
अंकुर सीढ़ी से उतरते हुए बोला, हे आराध्य, अच्छा किए तुम आ गए। तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। मीठी तो बताएगी नहीं तो सोचा मैं ही बता दूं। रुद्राक्षी आराध्य से अपना हाथ छुड़ाते हुए बाहर जाने लगी। अंकुर पीछे से बोला, मीठी रुक ना यार, बस 5 मिनट। रुद्राक्षी बोली, जिसको बुलाए हो उससे बात करो, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। अंकुर बोला, अरे चले जाना, पहले आराध्य का मुँह तो मीठा करवाओ। आखिर तुम शादी करने जा रही हो, इतनी बड़ी खुशी, और तुम बिना मुँह मीठा कराए ही चली जाओगी। आराध्य ने सुना तो एक झटका सा लगा, तो कन्फर्म करने के लिए बोला, क्या बोला तुमने, किसकी शादी हो रही है? रुद्राक्षी आगे बढ़ी थी कि आराध्य उसका हाथ पकड़कर गुस्से में बोला, अंकुर किसकी शादी हो रही है? अंकुर बोला, जिसका तुमने हाथ पकड़ा है उसी की। आराध्य बोला, मजाक कर रहे हो ना? अंकुर बोला, बिल्कुल नहीं। यकीन नहीं हो रहा है तो मीठी से खुद पूछ लो, इसकी मर्जी से हो रही है। आराध्य ने रुद्राक्षी की तरफ देखा तो वो दूसरी तरफ देख रही थी। आराध्य गुस्से में बोला, मीठी मुझे तुमसे बात करनी है। रुद्राक्षी बोली, हाँ बोलो, सुन रही हूँ। आराध्य बोला, अकेले में। रुद्राक्षी बोली, जो बोलना है यही बोलो, सुन रही हूँ। आराध्य गुस्से से उसको गोद में उठाया और उसके रूम में ले गया। रूम में लाकर उतारते हुए दरवाज़ा बंद करके बोला, अब बताओ ये सब क्या चल रहा है? रुद्राक्षी बोली, अंकुर ने जो बोला वही सच है। आराध्य उसका हाथ पकड़कर दीवार से लगाते हुए बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हें टाइम जितना लेना है ले सकती हो, लेकिन किसी और के बारे में सोचना भी मत। तो अब शादी की बात कहाँ से आ गई? रुद्राक्षी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्यों, मैं तुम्हारी गुलाम हूँ? और ऐसे करके तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊँगी? तो सोचना भी मत, मेरी जो मर्जी है मैं वही करूँगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मैंने तुमसे कभी नहीं बोला मेरे पीछे आने के लिए, अगर तुम आए हो तो उसमें गलती तुम्हारी है ना कि मेरी। आराध्य हाथ दीवार पर मारते हुए गुस्से से बोला, तुम समझती क्यों नहीं हो? आई लव यू एंड आई कांट लिव विदाउट यू। रुद्राक्षी उससे दूर होकर बोली, इसमें भी तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि मेरी। आराध्य उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, सच में ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है? उसकी आंखों की नमी देखकर रुद्राक्षी अब कुछ नहीं बोली, लेकिन वो अपने अम्मा बाबूजी के खिलाफ भी तो नहीं जा सकती थी। आराध्य उसके हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, एक बात याद रखना, तुम या तो सिर्फ मेरी बनोगी या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। रुद्राक्षी ने आंखें बंद कर लिया और कुछ नहीं बोली। आराध्य उसके सर से अपना सर लगाकर बोला, तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? यू नो ना हाउ मच आई लव यू। रुद्राक्षी अभी भी कुछ नहीं बोली तो आराध्य उसके सर पर किस करके बोला, महादेव से भी छीन लाऊंगा, ये वादा है, और तुम मुझे बिल्कुल भी रोक नहीं सकती, ये बात भी याद रखना। बोलकर बाहर निकल गया। रुद्राक्षी वहीं बेड पर आंखें बंद करके बैठ गई। आराध्य बिना किसी तरफ देखे सीधे बाहर आया और अपने घर के लिए निकल गया। उसे जाते हुए देखकर अंकुर रुद्राक्षी के पास आकर बोला, तो जवाब दे दिया मीठी। रुद्राक्षी बोली, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जो कहना था कह लिए, बता दिए, खुश रहो और जाओ यहाँ से, मुझे इस समय किसी से कोई भी बात नहीं करनी है। रुद्राक्षी ने अंकुर को जाने के लिए बोला तो वो उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, यार तुम उससे बोल क्यों नहीं देती, क्यों खुद को और उसे दोनों को तकलीफ दे रही हो? रुद्राक्षी गुस्से से सामने पड़ा सामान पटकते हुए बोली, तुम समझते नहीं हो या फिर समझना नहीं चाहते हो? जानते हो सब कुछ, फिर भी मुझे बोल रहे हो। कैसे और क्या बोल दूँ बताओ? अगर बोल दिया और वो चला गया तो फिर उसके बाद का क्या? सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर ना बताऊं तो भी तो उसे और सबको धोखा ही तो दे रही हूँ। बोलते बोलते वो वापस से बैठ गई। अंकुर उसके पास आकर अब आराम से बोला, मीठी भूल क्यों नहीं जाती यार? सब कुछ याद करने से कुछ नहीं होगा। तुम जितना याद करोगी अपने साथ साथ सबको भी उतनी ही तकलीफ दोगी। क्यों चाचा चाची से उनकी खुशियाँ छीन रही हो? जो बीत गया वो कभी नहीं आने वाला, फिर भी हमेशा उसे याद करने से क्या फ़ायदा? रुद्राक्षी उसे देखकर अपने गर्दन पर लगा टैप हटाकर बोली, दिख रहा है तुम्हें, इसका क्या जवाब दूंगी? मैं कब तक छुपाऊंगी और किससे किससे छुपाऊंगी? अगर किसी ने सवाल किया पंडितों के घर में ठाकुरों के खानदान की निशान कहाँ से आई, तो एक नहीं 1000 सवाल उठेंगे और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कभी भी शादी ही नहीं करना चाहती थी। अंकुर उसे अपनी तरफ घुमाकर, एक काम करो, आज सबको तुम अपना सच बता ही दो, उसके बाद देखना क्या होता है। जो होगा सब एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद ना तो तुम खुद से कभी सवाल करोगी और ना ही जवाब मांगोगी। रुद्राक्षी बोली, ये सब इतना आसान है? अंकुर बोला, मुश्किल भी नहीं है, और जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो फिर किस बात का डर है? रुद्राक्षी बोली, मेरी जिद की वजह से सब कुछ खोया है मैंने, और फिर भी तुम बोल रहे हो किस बात का डर है? अंकुर बोला, तो क्या चाहती हो यार? एक तो बताना नहीं चाहती और ना ही आगे बढ़ना चाहती हो। तुम करना क्या चाहती हो? रुद्राक्षी बोली, फिलहाल के लिए अकेला छोड़ दो मुझे। अंकुर बोला, लेकिन?
रुद्राक्षी बोली, बोला न जाओ तो जाओ यहाँ से। अंकुर अब बाहर चला गया। रुद्राक्षी सर ऊपर करके बोली, मॉम डैड क्यों छोड़कर चले गए आप दोनों? नहीं जीना मुझे ये लाइफ, आई डोंट फॉर एवरीथिंग। और कुछ देर तक वो वैसे ही अकेले रोती रही। आराध्य फुल स्पीड में गाड़ी लेकर घर आ गया। देखा तो घर पर कोई नहीं था, तो अपने रूम में जाकर सारा सामान इधर उधर फेंकने लगा। कुछ देर बाद शांत हुआ तो वहीं नीचे बैठते हुए बोला, समझती क्यों नहीं? वो मुझे हमेशा अपनी मनमानी क्यों करती है? क्यों मेरी फीलिंग की थोड़ी सी भी कदर नहीं है उसे? सब कुछ मजाक बना कर रख दिया है। कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा। जब काफ़ी देर हो गई तो उठते हुए बोला, बहुत शादी का शौक़ है ना, तो एक बात मेरी भी याद रखना, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी। या तो तुम खुद से करोगी या फिर ज़बरदस्ती होगी, लेकिन तुम किसी और की कभी नहीं हो सकती। संतोष जी शालिनी घर आए तो घर पर काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ था। संतोष जी बोले, मीठी मीठी कहाँ हो बच्चा? अंकुर ने आवाज़ सुना तो जल्दी से नीचे उनके पास आकर बोला, चाचा जी इतनी जल्दी आ गए? बैठिए, मैं अभी आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। शालिनी जी बोली, अंकुर मीठी कहाँ है? अंकुर बोला, वो तो अपने रूम में है, शायद कोई काम में बिजी होगी, आप कहिए तो बुला कर लाता हूँ। शालिनी जी बोली, नहीं मैं देखती हूँ, बोलकर ऊपर जाने लगती हैं। अंकुर बोला, चाची आप बैठिए ना, आप थक गई होंगी, मैं बुला दे रहा हूँ। शालिनी जी बोली, नहीं आज मैं खुद बुला कर ला रही हूँ, देखूँ तो मेरा बच्चा क्या कर रहा है। अंकुर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे रोके। तब तक ऊपर से रुद्राक्षी आते हुए बोली, अम्मा आप इतना जल्दी कैसे आ गई? और बाबूजी कहाँ हैं? शालिनी बोली, ये घर में चश्मा कौन लगाता है, वो भी ब्लैक कलर का, और तुम कहीं जा रही हो? रुद्राक्षी बोली, वो मुझे राधिका से कुछ काम था और बाहर धूप भी इतना है तो सोचा लगा लेते हैं। शालिनी जी नीचे आकर बैठते हुए बोली, ठीक है जाओ, सबके लिए टाइम है तुम्हारे पास, बस एक हम ही हैं जिसके लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। रुद्राक्षी उनके पैरों के पास बैठते हुए बोली, ठीक है कहीं नहीं जा रहे हैं, अब खुश, अब बताइए क्या काम है? शालिनी जी बोली, 1 महीने के बाद का मुहूर्त निकला है और उसके पहले दोनों जाकर महादेव के दर्शन कराओ तो शुभ होगा। रुद्राक्षी आंखें बंद करके कुछ नहीं बोली। संतोष जी बोले, बेटा एक बात मुझे खटक रही है, क्या तुम्हें इस शादी से कोई दिक्कत है? शालिनी जी बोली, अगर कोई दिक्कत है तो तुम बता दो, हम तुम्हारे बिना मर्जी कुछ नहीं करेंगे। रुद्राक्षी कुछ बोलती उसके पहले ही अंकुर बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि मीठी को कोई दिक्कत होगी। क्यों मीठी? रुद्राक्षी बोली, जी अम्मा कोई दिक्कत नहीं है, अनु ठीक बोल रहा है, बोलकर उठ गई। अंकुर बोला, मीठी बैठो, चाय बना रहा हूँ, पी लो, फिर कहीं जाना। रुद्राक्षी बोली, मेरा मूड नहीं है, तुम खुद जितना पीना है आराम से पियो। 2 दिन हो चुके थे। आराध्य परेशान सा ऑफिस में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। वह उसके केबिन में आते हुए बोला, हे भाई कांग्रेचुलेसन, तुम तो बड़े छुपे रिश्तम निकले यार, यहाँ मैं बोलता रह गया और तुम तो डायरेक्ट शादी, क्या बात है? आराध्य उसे घूरते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो, किसकी शादी की बात कर रहे हो? अभय बोला, तुम्हारी और किसकी? आराध्य बोला, सुबह सुबह पी लिया क्या तुमने जो चढ़ गई है? अभय कुछ सोचते हुए बोला, मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता? आराध्य बोला, क्या नहीं पता, और मेरा ना दिमाग पहले से ही बहुत ख़राब है, और बाकी का तुम खराब मत करो और निकलो यहाँ से, मुझे इस समय अकेले रहने दो, समझे? अभय बोला, यार मैं तो। आराध्य, कुछ भी नहीं, और जाओ मुझे सोचने दो। अभय निकलते हुए राधिका को फ़ोन मिलाकर बोला, यार ये सब क्या है, क्या तुमने मुझसे सच में मजाक किया है? राधिका बोली, कैसा मजाक? अभय बोला, यही कि रुद्राक्षी और आराध्य की शादी की डेट फाइनल हो चुकी है। राधिका बोली, आपने किसी से बोला तो नहीं ना? अभय बोला, मतलब सच में मजाक था, हद होती है यार, अभी तो आराध्य मुझे पीटने वाला था, और ये सब ना तुम्हारी वजह से होता, समझी? राधिका बोली, शांत रहेंगे आप? अरे यार ये सरप्राइज़ है दोनों के लिए, ये सब अंकुर का प्लान है कि दोनों एक दूसरे को पाने के लिए कोई कोशिश करेंगे या फिर सबकी बातों को मान जाएंगे। अभय बोला, मतलब सच में शादी है ना? राधिका बोली, मतलब अब क्या पेपर में निकलवाऊँ तब मानेंगे? अरे यार सच में शादी है। अभय बोला, तब ठीक है, मैं तो परेशान हो गया था, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, बोलकर फ़ोन रख दिया और अब अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रुद्राक्षी अपने से परेशान, क्या करे क्या न करे, मन तो हो रहा था सब कुछ छोड़कर भाग जाए कहीं दूर, लेकिन फिर संतोष शालिनी का ख्याल आते ही शांत हो जाती थी। अपने अतीत को कुरेद कर सबको और दुख देना नहीं चाहती थी, लेकिन छुपा कर और इतना बड़ा फैसला भी लेकर आगे बढ़ने में उसे घुटन हो रही थी। अगर वो किसी से शादी करेगी तो उसके साथ पूरी लाइफ कैसे रह सकती है, जबकि प्यार किसी और से करती है, लेकिन उसे भी तो नहीं बता सकती। यही सब सोचते हुए सर पकड़कर अपने बेड पर बैठ गई।
जब काफ़ी देर तक उसे कुछ समझ नहीं आया तो उठकर बाहर निकल गई। दरवाजे पर शालिनी उसे रोकते हुए बोली, मीठी इस समय कहाँ जा रही हो? तुम घर में रहो और तुम्हारे बाबूजी मार्केट जा रहे हैं। रुद्राक्षी बोली, अम्मा अभी बहुत ज़रूरी काम है, बस 5 मिनट के लिए आ जाएंगे, आप अंकुर से बोल दीजिए। और बाय बोलकर जल्दी से बाहर निकल गई। शालिनी जी पीछे से बोलती रह गई, लेकिन रुद्राक्षी निकल चुकी थी। शालिनी अब अंदर आकर बोली, इस लड़की का क्या होगा? 20-25 दिन और शादी में हैं, और एक ये है जो जब देखो तब गायब रहती है। संतोष जी बोले, क्या हुआ, किसको बोल रही हैं? शालिनी बोली, आप ना बात मत कीजिए, और हमारे घर में है कौन जिसकी हम बात करेंगे? मीठी के अलावा सबसे ज़्यादा परेशान कौन करता है हम सबको? संतोष जी बोले, अरे आप उसे जीने दीजिए, वैसे भी हमने कह दिया है, उसे कोई रोक टोक नहीं होगा। शालिनी जी बोली, बस आप ना उसे बिगाड़ कर रखिए, फिर देखिए कैसे सब करते हैं, और उसके ससुराल में भी ना आप ही चले जाइएगा, समझे? संतोष जी बोले, चले जाएंगे, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, जब देखो तब हमारे फूल जैसी बच्ची को परेशान करके रखती हैं। शालिनी उन्हें गुस्से से घूरते हुए किचन में चली गई। अंकुर बोला, वाह चाचा जी, आपने क्या खूब तारीफ किया है मीठी का, मज़ा आ गया। संतोष जी बोले, लेकिन वो गई कहाँ है? अंकुर बोला, ये बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाएगी, अभी आप बैठिए। 10 मिनट बाद रुद्राक्षी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बाइक फुल स्पीड में भागे जा रही थी। कहाँ जाना है कहाँ नहीं उसे ये भी नहीं पता, बस चले जा रही थी। किसी ने उसे इतना स्पीड में देखा तो संतोष जी को फ़ोन किया। संतोष जी बोले, क्या, लेकिन ऐसे कैसे? उनके बात करने में कंपन साफ महसूस हो रही थी। शालिनी किचन से भागकर आते हुए बोली, क्या हुआ, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? अंकुर ने सुना तो वो भी दौड़ते हुए उनके पास आया। संतोष जी वहीं सोफे पर बैठ गए। अंकुर पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोला, चाचा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? संतोष जी बोले, मीठी को फ़ोन लगाओ और जल्दी से हमसे बात करवाओ, कहाँ है वो? अंकुर बोला, लेकिन? संतोष जी गुस्से में बोले, एक बार बोलने पर समझ नहीं आता, फ़ोन लगाओ उसको। अंकुर जल्दी से उसको फ़ोन लगाता है, लेकिन उसका फ़ोन नॉट रीचेबल बोल रहा था। संतोष जी सर पर हाथ रखकर, हे महादेव, क्या गुनाह किया है हमने, किस बात की सज़ा दे रहे हैं? शालिनी उनके पैरों के पास बैठकर नम आँखों से बोली, क्या हुआ जी मीठी को, वो ठीक तो है ना, कुछ हुआ है क्या उसे? सब परेशान से इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। शालिनी जी बोली, इसीलिए हम रोक रहे थे, उसे सुबह से मन घबरा रहा था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और जल्दबाजी में निकल गई। आखिर ये लड़की चाहती क्या है? अंकुर बार बार उसे फ़ोन मिला रहा था, लेकिन हर बार फ़ोन नॉट रीचेबल बोल रहा था। आधे घंटे बाद अंकुर का फ़ोन बजा, किसी अननोन नंबर से था। संतोष जी शालिनी उसे ही देख रहे थे। अंकुर को भी घबराहट हो रही थी, फिर भी उसने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, इनके फ़ोन से कैसे कैसे ये नंबर निकला है। अंकुर बोला, कहाँ से बोल रहे हैं आप? तो उधर से आवाज़ आई, वाराणसी लखनऊ हाईवे पर ट्रक से टक्कर हुई है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल चुका है, एम्बुलेंस सिटी हॉस्पिटल लेकर गई है, बाकी का आप जाकर खुद पता कर लो। संतोष जी खड़ा होते हुए बोले, क्या हुआ, किसका फ़ोन था? अंकुर ने बारी बारी दोनों लोगों को देखा, फिर सामने देखते हुए बोला, हॉस्पिटल चलना है। शालिनी जी वहीं नीचे बैठ गई। संतोष जी बोले, जिस बात का डर था वही हुआ। अंकुर खुद से बोला, इतना कमज़ोर कैसे हो गई तुम सच में, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी यार, आई जस्ट हेट यू, सामना करने की भी हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर, अब जिस चीज़ से भाग रही थी वही होगा। शालिनी संतोष वहीं बैठकर रोने लगे। अंकुर बोला, चाचा चाची चलिए, टाइम नहीं है, नहीं तो फिर खो देंगे आप उसे, प्लीज़ इस समय चलिए। संतोष जी उठते हुए शालिनी को भी लेकर बाहर निकले और अंकुर के गाड़ी से निकल गए। आराध्य को ऑफिस में घबराहट हो रही थी। पानी पीने के लिए जैसे ही पानी का गिलास उठाया, हाथ से छूटकर गिर गया और एक कांच उछलकर उसके हाथ में लग गया। उसने हाथ झटकते हुए बोला, आज ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तब तक उसका फ़ोन बजा, देखा तो अंकुर का कॉल है, तो रिसीव करते हुए बोला, हाँ बोलो। अंकुर बोला, मीठी का एक्सीडेंट हो गया है, आना है तो सिटी हॉस्पिटल आ जाओ, बोलकर फ़ोन रख दिया। आराध्य अपना फ़ोन देखते हुए बोला, व्हाट द हेल, और चाबी लेकर बाहर भागा। रास्ते में बलदेव जी बोले, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, वो भी इतनी जल्दी में? आराध्य बोला, पापा वो मीठी का एक्सीडेंट हो गया है, सिटी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, बोलकर निकल गया। गाड़ी में बैठते ही फुल स्पीड में गाड़ी भगाते हुए उसके चेहरे पर डर और घबराहट से पसीना चमकने लगा। अंकुर हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोककर जल्दी से अंदर भागा। रिसेप्शन पर पूछा तो ऑपरेशन थिएटर बोल दिया। संतोष और शालिनी भी जल्दी जल्दी अंदर भागे। ऑपरेशन थिएटर से नर्स निकलते हुए बोली, पेशेंट के घर वाले आ गए? अंकुर बोला, जी सिस्टर, वो ठीक तो है ना? संतोष जी बोले, क्या हुआ मेरे बच्चे को?
सिस्टर बोला ब्लड काफ़ी लॉस हुआ है, ऑपरेशन करने के लिए ब्लड चाहिए। कौन सा ब्लड ग्रुप है जल्दी से बता दीजिए जिससे काम आसान हो जाए। संतोष जी बोले AB पॉजिटिव। अंकुर बोला B नेगेटिव। दोनों लोग साथ बोले। नर्स बोली मजाक करने का टाइम नहीं है इस समय, इसलिए साफ साफ बताइए। संतोष जी गुस्से में बोले अंकुर मजाक चल रहा है, जब पता नहीं है तो शांत रहो। अंकुर बोला चाचा बात सुनिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसका ब्लड ग्रुप B नेगेटिव ही है। संतोष जी बोले सिस्टर इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, हिल चुका है, वो मेरी बेटी है, इसलिए आप मेरी बात सुनिए। उसका और मेरा ब्लड ग्रुप सेम है, बचपन में कितनी बार चेक करवाया है मैंने, मैं अपनी बेटी का ब्लड ग्रुप नहीं भूल सकता। AB पॉजिटिव है, जल्दी कीजिए, बस मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। आराध्य भी हॉस्पिटल पहुंचकर गाड़ी साइड में पार्क किया और जल्दी से अंदर भागा। सिस्टर बोली देखिए जो भी है जल्दी कीजिए, नहीं तो ब्लड टेस्ट करने में टाइम लग जाएगा और उतना टाइम नहीं है हमारे पास, और ब्लड का इंतज़ाम भी तो करना है। संतोष जी उनके सामने हाथ जोड़कर बोले मेरा ब्लड ले लीजिए, हमारा सेम है, बस मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। सिस्टर बोली ठीक है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हम 2 यूनिट आपका ले लेते हैं, उसके बाद ब्लड का इंतज़ाम कर लेंगे। अंकुर बोला एक सेकेंड, आप B नेगेटिव ब्लड का इंतज़ाम कीजिए क्योंकि उसका ब्लड B नेगेटिव है, और अगर आपके हॉस्पिटल में नहीं है तो मैं इंतज़ाम करता हूँ। बोलकर फ़ोन लगाया तो उधर से किसी की रौबदार आवाज़ आई। जी सर, बहुत दिनों के बाद याद किया, सब ठीक तो है ना? अंकुर बोला B नेगेटिव ब्लड जितनी जल्दी हो सके सिटी हॉस्पिटल और बनारस के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर की टीम बुलाओ, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वो भी जितनी जल्दी हो सके, और हो सके तो चॉपर रेडी रखना, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। बोलकर फ़ोन रख दिया और सिस्टर को बोला आप जाइए, ब्लड अभी 10 मिनट में आ जाएगा, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो बिना 1 सेकंड देर आप मुझसे बोल दीजिएगा। उसे कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई आम इंसान अंदर नहीं है, इस बात का पूरा ध्यान रखिए। आराध्य भी हॉस्पिटल आ चुका था। संतोष शालिनी उसकी बातों को ध्यान से सुन और समझने की कोशिश कर रहे थे। आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर अंकुर ये सब क्या बोल रहा है और उनकी बेटी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। सिस्टर बोली लेकिन सर आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि सच में उनका ब्लड ग्रुप क्या है, नहीं तो आगे दिक्कत हो सकती है। अंकुर बोला आप अंदर जाकर ऑपरेशन का इंतज़ाम कीजिए, डॉक्टर आ रहे हैं आप सबकी हेल्प के लिए, और हो सके तो यहाँ के डॉक्टर से बात करवाइए मेरी, वो भी जल्द से जल्द। सिस्टर अंदर चली गई। 2 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए तो अंकुर उन्हें साइड में ले गया और कुछ बात किया तो डॉक्टर आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे और फिर जल्दी से अंदर चले गए। 10 मिनट बाद हॉस्पिटल के बाहर कम से कम 10 गाड़ियां आकर रुकी। 2 स्पेशल डॉक्टर की टीम जल्दी से अंदर आई तो सब लोग साइड हो गए। अंकुर जाकर सबसे 2 मिनट बात किया तो सारे डॉक्टर अंदर चले गए। हॉस्पिटल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की भीड़ लग गई। आराध्य अंकुर को देखे जा रहा था और सब लोग भी, क्योंकि वो अब एकदम से बदल चुका था, पूरा का पूरा प्रोफेशनल अधिकारी लग रहा था जो सबको बारी बारी से ग्रीट कर रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। संतोष जी जो खुद को एक आम इंसान समझ रहे थे, उनकी बेटी के लिए इतनी सारी व्यवस्था से वो और शालिनी दोनों लोग हतप्रभ थे कि आखिर ये सब है क्या। संतोष जी और शालिनी दोनों लोग बस खाली आंखों से सब कुछ देखे जा रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अंकुर इधर से उधर चक्कर काट रहा था। कुछ देर में बाकी सब लोग भी आ गए, लेकिन इतना ज़्यादा सिक्योरिटी किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आए तो सब लोग जल्दी से उनके पास पहुँचे। संतोष बोले जी डॉक्टर मेरी बच्ची कैसी है, वो ठीक तो है ना। आराध्य बोला प्लीज़ डॉक्टर आप जल्दी बोलिए, वो ठीक तो है ना, नहीं तो हम उसे। डॉक्टर ने एक नज़र संतोष जी और बाकी सबको देखा, फिर अंकुर को देखने लगे तो अंकुर ने पलके झपका कर उन्हें बोलने की इजाज़त दे दिया। डॉक्टर ने सबकी तरफ देखकर बोला फिलहाल के लिए कुछ भी कहना सही नहीं होगा, बाकी हमारी पूरी कोशिश है कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा। यहाँ के बेस्ट डॉक्टरों की टीम लगी हुई है उन्हें बचाने के लिए, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, कुछ नहीं होगा। शालिनी जी वहीं कुर्सी पर बैठ गई। आंखों से आंसू 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक रहे थे। कितनी मन्नतों के बाद तो महादेव ने उनकी झोली भरी थी और आज फिर से उनकी कोख उजड़ने को लग रही थी। नंदिनी उनके पास आकर बोली भाभी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा उसे, और महादेव कुछ नहीं होने देंगे। जब इतने लोगों का आशीर्वाद उसके साथ है फिर उसे ऐसे कैसे कुछ भी हो सकता है। संतोष जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर जहाँ तक उन्हें याद था रुद्राक्षी का ब्लड ग्रुप और उनका ब्लड ग्रुप तो सेम था, फिर अंकुर ने B नेगेटिव क्यों बोला। लेकिन जो भी हो शायद वो भी भूल गए हो, सोचकर बैठ गए और महादेव से प्रार्थना करने लगे कि आज कुछ भी हो जाए, बस महादेव उनकी बेटी को कुछ ना करें। सब लोग बैठे थे और आते जाते डॉक्टरों को देख रहे थे, बीच बीच में जाकर पूछ ले रहे थे, लेकिन अभी भी कोई रिस्पांस नहीं दिख रहा था। एक्सीडेंट सामने से होने से सर में काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी थी।
संतोष जी जब भी अंकुर से कुछ पूछने की कोशिश करते वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर दूसरी तरफ निकल जाता, तो वो भी थक हार कर बैठ जाते। आराध्य सबको चाय ला कर देता है, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो कुछ भी खा या पी सके, तो फिर वो भी थक हार कर बैठ गया। अब सबकी आंखें बस ऑपरेशन थिएटर पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि अब काफ़ी लेट हो चुका था। लेकिन डॉक्टर अभी भी कुछ बोलने के हालत में नहीं थे। संतोष जी के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, जिनका जवाब देने वाली अभी खुद जवाब देने की हालत में नहीं थी। आखिर क्या है रुद्राक्षी का सच? क्या रुद्राक्षी संतोष और शालिनी जी की बेटी रुद्राक्षी नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर रुद्राक्षी अपना नाम बदलकर संतोष और शालिनी जी की बेटी बनकर क्यों रह रही है? इसके पीछे कौन सा गहरा राज छुपा हुआ है? रुद्राक्षी आराध्य को प्यार करते हुए भी उसके प्यार को एक्सेप्ट करना क्यों नहीं चाहती है? इसके पीछे का राज क्या है? ऐसे और भी बहुत सारे राज से पर्दा उठेगा और सस्पेंस का खुलासा होगा। जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।